हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप जांगिड आप लोगों के लिए आज 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसके अंदर हम कुछ चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट जो टॉपिक था जिसमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने बात की थी, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक सिंगल चार्ज है, उस सिंगल चार्ज के सराउंडिंग में बहुत सारे चार्ज हैं, तो उस सिंगल चार्ज के ऊपर अप्लाइड जो फोर्स है सराउंडिंग के चार्जेस की वजह से, वो नेट फोर्स जो है वो कितना होगा, उसको हम बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हमें एक छोटा सा एक डायग्राम लेता हूं मैं, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश करूँगा कि हमें करना क्या है इसके अंदर। देखिए, स्टार्टिंग में सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई दो पॉइंट चार्ज हैं। जैसे एक ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट है आपके पास। यहाँ पर चार्ज है Q1 और यहाँ पर आपका चार्ज है Q2। ऐसे दो चार्जेस हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जब लगेगा इन दोनों के बीच में, तो उस फोर्स को दिखाने के लिए हम एक लाइन से इसको ज्वाइन करवाएंगे। क्या करेंगे? एक लाइन से इन दोनों को ज्वाइन करवाएंगे। ये लाइन से इनको ज्वाइन करवा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए, सपोज कीजिए कि इनमें से एक चार्ज जो है वो नेगेटिव है और दूसरा इसमें से पॉजिटिव है। हमने माना कि Q1 जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो Q1 जो है वो Q2 चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। सपोज करें कि वो जो चार्ज है वो उसके लिए ये डायरेक्शन हो गई है, और उसके लिए हमने मान लिया कि वो 100 न्यूटन का चार्ज इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, ऐसे हमने मान लिया, ठीक है। फिर हमने एक और चार्ज ले लिया यहाँ पे। सपोज कीजिए यहाँ पे हमने एक Q3 चार्ज ले लिया। इस Q3 चार्ज के ऊपर भी Q1 जो है वो अपना फोर्स लगा रहा है, और जितना फोर्स ये जो Q2 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इस चार्ज की वजह से, ये हमें देखना है। अब मान लीजिए कि ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसको भी वो खींच रहा है अपनी तरफ। जैसे Q2 को खींच रहा था वैसे ही इसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हमने एक फिनोमेना बनाया। तो इस केस में हम देखते हैं कि Q1 जो है वो Q2 के ऊपर जो चार्ज लगा रहा है वो 100 न्यूटन है। उसके बाद में एक Q3 चार्ज लेके आए हम लोग, उसके ऊपर भी Q1 अपना फोर्स लगा रहा है, और उस केस में हमने देखा कि Q1 जो है जैसे ही इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो क्या Q2 के ऊपर अप्लाइड फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। बिल्कुल ये 100 न्यूटन का 100 न्यूटन ही रहेगा। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। क्यों रखनी है? क्योंकि जो चार्ज होता है, जो ये वाला जो चार्ज है, जो जिसको पॉइंट चार्ज हम लोग ले रहे हैं, ये अपने चारों तरफ जो फोर्स ऑफ लाइन है वो चारों तरफ अपनी फैला के रखता है इस तरीके से सराउंडिंग में चारों तरफ। तो उसकी वजह से एक लाइन अगर इसको Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो दूसरी लाइन जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रही है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लाइन इससे इफेक्टेड नहीं है और ये इससे इफेक्टेड नहीं है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक और कोई चार्ज है यहाँ पे Q4 चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये Q1 फोर्स लगा रहा है, और वो इस डायरेक्शन में लगेगा रिपल्सिव फोर्स इस अवे फ्रॉम दी Q1, मतलब रिपल्सन कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं कि ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में ये 60 न्यूटन है। कितना न्यूटन है? 60 न्यूटन है। तो अब क्या इस 100 न्यूटन पे इफेक्ट पड़ेगा? इस केस में भी इस 100 न्यूटन चार्ज के फोर्स के ऊपर, इन दोनों के बीच में लगने वाले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब अगर इनका चार्ज निकालें वेक्टर फॉर्म में, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे इसके लिए निकालें, तो ये वाला जो हमने माना कि यहाँ पे F फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ऑन और बाई, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ऑन और बाई के फॉर्मेट में हम इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया F14,
ठीक है, F14। और फिर अगर इसको डिनोट करें तो ये हो गया F12, और यहाँ से ऐसे मान लीजिए कि ये इसको, ये वाला है ना, ये इसको भी रिपल्सिव कर रहा है, और यहाँ से एक और चार्ज जो है हमारे पास में Q3 भी है, इसका भी हम लोग डिनोटेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखिए यहाँ से, सॉरी ये तो उल्टा हो गया, इसको हम दिखाएंगे किसके ऊपर लग रहा है, 4 पे, तो 4 1, और ये वाला किस पे लग रहा है, ये 1 पे लग रहा है, तो इसको लिख देंगे 1 4 इस तरीके से, और ये 1 2 हो गया, ये F13 हो गया। इस तरीके से हम इनको डिनोट कर सकते हैं, जो कि हमने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा भी था। ये है, तो इससे हमें समझ में क्या आया, इससे हमें समझ में आया कि दो जो चार्ज हैं, कोई भी दो चार्ज हैं, उन दोनों वो दोनों चार्ज जो हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, अगर वो वैक्यूम में है दो चार्ज, तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो किसी अदर चार्ज की वजह से इफेक्टेड नहीं होगा। हमें ये बात इस चीज से समझ में आई है, ठीक है। अब मैं इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे डिनोट करता हूँ, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अभी मैंने बताया कि इन दोनों के बीच का, या फिर इन दोनों के बीच का, या फिर इन दोनों के बीच का, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ presence of any other charge, any other charge। ये आपके पास स्टेटमेंट निकल के आएगा, ठीक है। इनसे हमें ये बात का पता चला कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो किसी अदर चार्ज की प्रेजेंस में बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता है, उनके बीच का जो फोर्स है वो एज इट इज बना रहेगा। ये है हमारा सिस्टम। तो अब अगर हम बात करें कि इस Q1, अब अगर हम ले इस एक पर्टिकुलर चार्ज को ले लिया हमने Q1 को, और इस Q1 पर लगने वाले जो फोर्स हैं उनको अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे Q1 के ऊपर Q2 के थ्रू अप्लाइड फोर्स, Q4 के थ्रू अप्लाइड फोर्स, Q3 के ऊपर अप्लाइड फोर्स, या फिर हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे ये कोई हमारे पास में कोई Q0 चार्ज है, ठीक है, और इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं ऐसे, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, एंड सो ऑन Qn है। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर अप्लाइड जो फोर्स होगा, Q0 चार्ज के ऊपर अप्लाइड फोर्स बाय द अदर चार्जेस सराउंडिंग इट, तो वो जो चार्ज होगा नेट चार्ज, उसी से हम समझेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। तो उसी चीज को हम यहाँ पे, इस चीज से भी हम लोग इसको डेराइव कर सकते हैं। तो देखो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ इसके लिए, सुपरपोजिशन के लिए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, देखो क्या होगा स्टेटमेंट, फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज, ठीक है, मतलब इस चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स इन सभी चार्जेस के थ्रू, वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ ये इंडिविजुअल जितना भी फोर्स लगा रहे हैं अपना अपना, उसके वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू different charges around it, charges around it. This is known as superposition principle, superposition principle, superposition
प्रिंसिपल। ये होता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका अगर मैथमेटिकली एनालिसिस करें, हम लोग क्या करें, मैथमेटिकली एनालिसिस करें तो वो क्या होगा, देखिए मैं मैथमेटिकली एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। जैसे इसका जो निकालना है हमें, ये Q1 चार्ज है तो इसके लिए नेट जो फोर्स होगा आपका वो क्या होगा, जिसको हमने मान लिया F1, क्या मान लिया, F1 वेक्टर। अब इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको हमने देखना शुरू किया, तो फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2 उसको क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर। दैट मीन्स Q1 चार्ज के ऊपर Q2 चार्ज के थ्रू अप्लाइड फोर्स कितना होगा, F12 प्लस फिर Q1 चार्ज के ऊपर Q3 चार्ज के थ्रू अप्लाइड फोर्स कितना होगा, F13 ऑन और बाई वाला रूल, और फिर Q1 चार्ज के ऊपर Q4 चार्ज के थ्रू अप्लाइड फोर्स क्या होगा, F14 वेक्टर प्लस एंड सो जो भी है आगे आप ले सकते हैं आगे, F जैसे n चार्जेज हैं प्लस F1n ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। ये बन गया आपका। अब हमें पता है सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और R कैप अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको, या फिर हम इसी चीज को लिख सकते हैं, वेक्टर F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर, यहाँ से R स्क्वायर डॉट R कैप को क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर और मॉडुलस ऑफ R, ठीक है। इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये R की क्यूब हो गई यहाँ पे, और R वेक्टर, ये बन गया आपका, ये फॉर्मेट बन गया आपका, इक्वेशन फर्स्ट बना दिया इसको, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम ये वाले फोर्स फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने वेक्टर वाले उसमें वेक्टर वाले फॉर्मूले में हमने फाइंड आउट किए थे, उसी तरीके से हम इसमें भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ से देखो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या आएगा आपके पास, नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपके पास में, जैसे F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू, ऐसे लिख देते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे आप, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लग रहा है, तो आ जाएगा यहाँ पे R12 क्यूब और R12 वेक्टर। समझ में आया मैंने कैसे लिखा, वेक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पे ये वाली चीज, ठीक है। ये हो गया आपका, इसको हमने बना दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, देखिए इस जगह सोल्व करते हैं। अब सिमिलरली आप लिख सकते हैं, सिमिलरली F13 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3 ओवर R13 क्यूब R13 वेक्टर, इसको बनाया इक्वेशन नंबर हमने थर्ड। एंड F14 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q4 अपॉन R14 क्यूब डॉट R14 वेक्टर, ये बन गया आपका, और इसको फोर्थ नंबर इक्वेशन। एंड सो ऑन Fn, एंड सो ऑन F1n वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Qn अपॉन R1n क्यूब और R1n वेक्टर। इस तरीके से n टाइम्स जो चार्ज है, सॉरी n जो चार्जेज हैं उसके लिए हमने ये इक्वेशन फाइंड की यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इन सारी इक्वेशंस को हम लोग पुट कर देते हैं, सारी इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं फॉर्मूले में।
तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करना पड़ेगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर मैं आपको इसमें पुट करके बताता हूँ। देखिए ये है इस तरफ, इस तरीके से ये बन गया आपका। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन थी F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन F1n वेक्टर। इस तरीके से जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन के अंदर हमने F12 F13 F14 F1n की वैल्यू डाल दी। तो क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया, सब में बाहर निकाल लिया इसको। अंदर क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब डॉट R12 वेक्टर प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 क्यूब R13 वेक्टर प्लस और Q1 Q4 अपॉन R14 क्यूब और R14 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन प्लस Q1 QN अपॉन R1N क्यूब और R1N वेक्टर। ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ गया है। इसको हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसको और भी आगे लेके जाएं तो Q और R को हम I की फॉर्म में सिग्मा लगा के सिग्मा I इज इक्वल्स टू 1 to n, इस तरीके से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इतना सफिशिएंट है हमारे लिए, ये एनफ है। ये हमारी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो हमें किस बारे में बताती है, जो हमें बताती है कि फोर्स जो है कौन सा फोर्स, फोर्स ऑन ए चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस अराउंड इट। उसके बारे में हमें ये चीज बता रही है। नेट फोर्स आपका इतना आ गया। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अब हम बात करेंगे और उसमें क्या करना है हमें वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हेलो एवरीवन, आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ, हाँ, तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात कर रहे थे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें समझना पड़ेगा कि एक स्टैटिक चार्ज है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारा चार्ज है, जैसे मैंने आप लोगों को चार्ज के बारे में जब स्टडी की थी हम लोगों ने, तब मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है अगर वो स्टैटिक मतलब रुका हुआ है चार्ज, पॉइंट चार्ज है जिसकी वेलोसिटी 0 है, तो उस केस में वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड बनाता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर चार्ज जो है वो मोशन में है, मोशन कर रहा है, और मोशन करने की उसके दो केस हो सकते हैं, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ और एक वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। तो उसके बारे में भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि उस केस में क्या होगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की जिसकी वेलोसिटी 0 है। और जो कूलम्ब्स लॉ है वो भी पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है, वो मोशन करने वाले चार्ज के लिए लागू नहीं होता है वहाँ पे। तो हम लोग जो पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक डायग्राम बना के बताता हूं। जैसे ये हमने कोई चार्ज लिया, जैसे ये कोई क्यू चार्ज है आपका, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो क्यू चार्ज है ये अपने चारों तरफ एक इफेक्ट क्या करेगा, एक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये इतनी दूर में अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, इतनी दूर में अपना इफेक्ट जो है वो शो कर रहा है। इस इफेक्ट में ये क्या करेगा, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस दायरे के अंदर, इस बाउंड्री लाइन के अंदर, इस एरिया के अंदर, इस स्पेस के अंदर जो मैंने यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर अगर हम कोई भी दूसरा चार्ज लेके आएंगे, जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगा, और अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लेके आए तो उसके ऊपर अट्रैक्शन टाइप का फोर्स यहाँ से ही एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। उस इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट होता है, जो चार्ज अपने सराउंडिंग में
अपने सराउंडिंग में एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बना के रखता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और इसके बारे में हम लोग और ज़्यादा अच्छे से जानकारी लेंगे अगले टॉपिक में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बात करेंगे। तो वो फील्ड लाइन जो है वो हमें बताएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो दायरा होता है, उसके जो बनने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन अभी हमें थोड़ा इसके बारे में समझना है। अब सुनिए, अब अगर यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू कम ज़्यादा कर दी जाए, जैसे मान लीजिए कि एक चार्ज है, ये चार्ज है, और इस चार्ज के पास में मैं ये कोई दूसरा चार्ज लेके आ रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज अपने चारों तरफ एक अपना दायरा, अपना एरिया, अपना एक स्पेस बना के रखे हुए है। उसके अंदर जैसे ही मैं इसको लेके आऊँगा तो मान लीजिए इसके ऊपर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन टुवार्ड्स दिस वन, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस केस में 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक, ये केस हो गया। अब मान लीजिए कि इसकी जगह मैंने इस क्यू की जगह पहले मैंने मार्कर को लिया था, अब मान लीजिए कि मैं ये ले लेता हूँ, डस्टर को ले लिया, और अब दोबारा से उसी चार्ज को मैं उसकी फील्ड में लेके आ रहा हूँ। तो अब की बार मैंने फोर्स देखा और फोर्स को मेजर किया, एक स्प्रिंग लगा दी पीछे, और हमने देखा कि वो स्प्रिंग से जैसे ही उसको खींच रहा है तो उससे हमने मेजर कर लिया कि 10 न्यूटन का फोर्स अब की बार, पहले 10 लग रहा था, अब की बार 20 न्यूटन लग रहा है। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में ये हुआ है कि पहले केस में जो चार्ज की वैल्यू थी वो हमने मान ली 1 कूलम थी, और दूसरे केस में जो चार्ज की वैल्यू है वो इंक्रीज होकर 2 कूलम हो गई है। तो जैसे ही चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इसके द्वारा एक्सपीरियंस जो फोर्स, ये जो अपना दायरा बना रखा है, इस दायरे के अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है किसी दूसरे चार्ज को, उसकी वैल्यू भी डबल हो गई है। इसका मतलब ये जो एरिया बना है जिसके अंदर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाएगा वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा वो फोर्स को अप्लाई करेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा वो अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवाएगा किसी अदर चार्ज को, अगर उसकी फील्ड में एंटर होता है तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास ये चार्ज है और इस चार्ज से कोई स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई दूसरा चार्ज है, स्मॉल r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P लिया हमने, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज है Q, स्मॉल q। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, ध्यान से देखिए आप, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। जैसे ही यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स रिपल्सिव प्रॉपर्टी का है, क्योंकि दोनों ही मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब इसके ऊपर इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, ये अपने चारों तरफ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये ऐसा चार्ज होता है जिसको हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हमें एक्सपीरियंस करना है, मतलब उसको हमें देखना है कितना है। क्यों देखना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है उसकी वजह से जो फोर्स हम मेजर करने वाले हैं उसका फॉर्मूला होता है F = QE, ये फॉर्मूला होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स इस तरीके से डिनोट होगा, ये है। तो इसकी वजह से हमें इसका फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक, ये देखना है हमें। अब देखो, ये स्टैटिक चार्ज, दोनों ही पॉइंट चार्ज हैं, तो उस केस में हमने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को शो कर दिया। शो करने के बाद में अगर हम इसके लिए फोर्स निकालें तो कूलम्स का फॉर्मूला यूज में लेंगे, और उस फोर्स, वो भी एक फोर्स होगा और ये एक फोर्स जो अभी लग रहा है ये भी एक फोर्स है। दोनों फोर्स सेम ही फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने के बाद में जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। तो कैसे करना है देखिए, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यहाँ से हम लोग पहले इसके बारे में लिखते हैं। पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, जो मैंने वर्बली आपको बोला था वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इट इज़ ए स्पेस, जैसे हमने टॉपिक का नाम लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम डिनोट कर सकते हैं, क्या है ये? इट इज़ ए स्पेस, इट इज़ ए स्पेस। और कैसा स्पेस है? इट इज़ ए स्पेस, कैसा स्पेस बोलेंगे आप? जिसके अंदर फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा रहा है। स्पेस अराउंड ए चार्ज, अराउंड ए
चार्ज, एक चार्ज के चारों तरफ का स्पेस है, ठीक है, कहाँ है, चार्ज के चारों तरफ का, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम बनाया था उसी के अकॉर्डिंग ये इस पे बताया था इसमें। व्हेन इट्स इफेक्ट, जिसके अंदर वो व्हेन इट्स इफेक्ट, क्या इफेक्ट करता है, वो किसी दूसरे चार्ज के ऊपर इफेक्ट करता है और उसमें अपना फोर्स को एक्सपीरियंस करवाता है। इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस्ड, ये चीज बन गई। जैसे इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक है। अब और भी स्टेटमेंट हम इसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीट्यूड बदला चार्ज का, चार्ज का मैग्नीट्यूड बदला तो उसके ऊपर एक्सपीरियंस वाला जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फैन चल रहा है, ठीक है, अभी मैंने रेगुलेटर से इसको 1 पे चला रखा है, तो इसके अंदर जो सप्लाई है पोटेंशियल डिफरेंस वो उतना ही आ रहा है, लो वोल्टेज आ रहा है, तो ये 1 पे धीरे धीरे घूम रहा है। फिर जैसे ही हवा मेरे को थोड़ी थोड़ी लग रही है, हवा की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी है, अब उसके बाद में मैंने रेगुलेटर को घुमाया और इसको 5 पे कर दिया, तो पंखा जो है वो तेजी से घूमने लग जाएगा और मेरे पास जो आने वाली एयर है वो बड़ी स्पीड से आएगी और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस करवाएगी, एयर का जो प्रेशर है वो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। दैट इज़ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हम लोग हर किसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी के लिए, काफ़ी फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूज में ले सकते हैं। इंटेंसिटी लाइट के लिए भी यूज में होती है, साउंड के लिए भी यूज में होती है, वैसे काफ़ी चीज़ों के लिए यूज में होती है। तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगी, मैग्नीट्यूड पे, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। तो हम लोग उसके लिए भी एक पॉइंट बना के यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग इंटेंसिटी के बारे में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द इफेक्ट में बी, जो इफेक्ट है उसके लिए लिखेंगे द इफेक्ट में बी, इफेक्ट में बी कैसा हो सकता है, मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, वीक भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था, ठीक है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वी कॉल इट, हम इसे क्या बोल सकते हैं, वी कॉल इट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, इसका सिंबल है ये कैपिटल ई, ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें तो हम इसका अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन निकालें तो वो कैसे निकालना है हमें, वो देखिए आप। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था अभी अभी कि द फोर्स ऑन, जैसे हमने माना, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, द फोर्स ऑन, किसके ऊपर लग रहा है फोर्स, जो डायग्राम मैंने बनाया था उसके ऊपर, Q1 पे, नहीं टेस्ट चार्ज पे, जिसको हमने Q माना था, या फिर आप टेस्ट चार्ज भी लिख सकते हैं, ऑन ए टेस्ट चार्ज, ऑन ए टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज जिसको Q से डिनोट किया था आपने, टेस्ट चार्ज Q, kept in इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है ये, ठीक। तो हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ठीक है। देयरफॉर अगर E की वैल्यू निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो F अपॉन Q, ये आ जाएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें इफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कौन सा था, कैपिटल Q, कैपिटल Q को क्या बोल रहे हैं, जिससे फील्ड बनी है उसको सोर्स चार्ज। इफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड, प्लेस्ड कहाँ था, कितनी डिस्टेंस ली थी, स्मॉल r, प्लेस्ड एट डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल r, देन फोर्स ऑन टेस्ट, देन फोर्स ऑन टेस्ट, टेस्ट, ये देखिए इधर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ तक लिख दिया, देन फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज
अकॉर्डिंग टू कूलम्स लो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लो। तो क्या लिखेंगे आप लोग, आपको पता है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर, कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। ये बन गया आपका फोर्स। इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 3। अब ये भी फोर्स की वैल्यू है और इक्वेशन फर्स्ट भी फोर्स की वैल्यू है, दोनों को कंपेयर कर दिया। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दोनों को कंपेयर किया तो क्या बनेगा आपके पास में, क्यू ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आई आपके पास में, ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई है आपके पास। देखिए आप ऐसे, ठीक है, 1 मिनट, ये वैल्यू आई आपके पास। इस वैल्यू को देखिए ध्यान से, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, इस वाली को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में अगर इसको डिनोट करें तो क्या बनेगी, वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखा हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। किस वजह से होती है, क्योंकि ये फॉर्मूला देखिए आप, ये फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, इसमें ये जो चार्ज है ये यूनिट चार्ज है, और यूनिट चार्ज का मतलब इसकी वैल्यू 1 है और ये स्केलर क्वांटिटी है, तो E इज इक्वल्स टू एफ, और F क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसके पास भी अपनी एक डायरेक्शन होगी। अब हमें पता है सिंस k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो देयर फोर वेक्टर E इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ये भी हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा इसका। इसको इक्वेशन दिया हमने 4th, इसको दिया 5th, और इसको दिया हमने 6th नंबर इक्वेशन, इस तरीके से। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की है यहाँ पे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके लिए है ये। क्यों, क्योंकि इसमें कूलम्स लॉ को फॉलो किया हमने, पॉइंट चार्ज के लिए ही फॉलो होता है वो। अब देखिए यहाँ से, पहले शायद कैमरे में थोड़ा जूम हो गया था, इस वजह से शायद हो सकता है कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो, लेकिन अब इसको आप ध्यान से देखिए, पूरी स्क्रीन पे आया हुआ है ये। अब हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, फिर इसको हमने फॉलो किया, मैथमेटिकली एनालिसिस किया, और हमारे पास में ये फॉर्मूला निकल के आया है। अब अगर मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट और लिखूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऊपर देख लीजिए आप लोग, एक स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स, देखो ऐसे लिखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज force experienced by, is force experienced by, force experienced by a unit test charge, a unit test charge, ठीक है, यूनिट टेस्ट चार्ज एट दैट लोकेशन, एट दैट लोकेशन, ठीक है, वही चीज है।
अब हमने क्या मान लिया, इसको 1 मान लिया, जो अभी आपको मैं बता रहा था, इसकी वैल्यू यूनिट है। तो यूनिट है तो उस केस में क्या होगा, सिंस E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, इफ Q इज इक्वल्स टू 1 कूलम, तो देयर फोर E इज इक्वल्स टू F। क्या बन गया, देयर फोर E इज इक्वल्स टू F, इक्वेशन नंबर 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स ही क्या है, फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊंगा, और वो एग्जाम्पल आपको सोचना और समझना है और फिर उसको देखना है। देखिए कैसे कैसे है वो एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो फोर्स होते हैं। दो तरीके से फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं। फोर्स तो बहुत वैसे भी दो होते हैं और एक न्यूक्लियर होता है, लेकिन हम फोर्स को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है बाय द कॉन्टेक्ट, जैसे पुल और पुश करना किसी चीज़ को। जैसे ये डस्टर है मेरे पास, इसको मैं ये देखिए ऐसे पुश या पुल कर रहा हूँ, इस तरीके से देख रहे हैं ना आप। तो विदाउट कांटेक्ट अगर मैं इसको उंगली को यहीं हिलाता रहूँ और इसको टच भी नहीं करवाऊँ तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो फोर्स होता है जो कांटेक्ट से लगे, और एक फोर्स होता है जो बिना कांटेक्ट के लगे। बिना कांटेक्ट के लगने वाला फोर्स, जैसे ये अर्थ है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डस्टर है, मैंने छोड़ दिया इसको ऊपर से, तो क्या क्या अर्थ इसको आके पकड़ के लेके नीचे जाती है, नहीं लेके जाती है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। ये लीजिए, ये नीचे गिर गया है, ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं है। उसके बावजूद भी ये अर्थ जो है ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बॉडीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो जो बिना कांटेक्ट वाले जो फोर्स होते हैं उनको बोलते हैं फील्ड वाले फोर्स। वो फील्ड की वजह से लगते हैं, जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये जो फील्ड वाले फोर्स होते हैं जो बिना कांटेक्ट के अप्लाई हो सकते हैं। बाकी जो फोर्सेज हैं वो सब कांटेक्ट से ही अप्लाई होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए और अच्छे तरीके से थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्पाइडर का टैप, मतलब उसका जो जाला होता है, स्पाइडर की जो नेट होती है, जैसे वो किसी गुफा में स्पाइडर ने, मकड़ी ने अपना जाला बना रखा है और वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे ये फील्ड वाला फोर्स हमें दिखाई नहीं देता, हम इसको ना तो पकड़ सकते हैं और ना कुछ, और ना हम इसको देख सकते हैं। तो ये फील्ड वाला फोर्स जो है ये हमें दिखाई भी नहीं देता और ना हम इसको फिजिकली टच भी कर सकते हैं। वैसे ही देखिए मकड़ी का जो जाला होता है वो भी ऐसा होता है कि काफ़ी बार हम देखते हैं कि हम किसी पुराने घर में, या पुराना काफ़ी खंडर टाइप घर है उसमें घुस गए, तो उसमें है ना हमें दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुंह वगैरह पे काफ़ी सारे ऐसे जाले से आ जाते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे हटाते हैं उनको, लेकिन वो हमें जब हम जा रहे होते हैं उस टाइम हमें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं। तो सिमिलर प्रोसेस है। वैसा ही एक जाल होता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसमें सेंटर में मकड़ी होती है और वो अपना जाला बना के रखती है। उसमें क्या करता है वो, जैसे ही कोई दूसरा इंसेक्ट उसके अंदर एंटर हुआ, कोई भी कीड़ा मकोड़ा एंटर हुआ, तो वो क्या करती है, वो देखती है कि हाँ वो उसी की प्रजाति का है कि नहीं, दैट मीन्स वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो अगर वो दूसरा है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है और उस अपने मुंह तक ले जाती है और उसको अपना निवाला बना लेती है। लेकिन अगर दूसरी मकड़ी आई तो वो उसको वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। दैट मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब सेम। अगर मकड़ी मकड़ी आई तो वो उसको भगाएगी, और अगर क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। और अगर सेम अगर कोई इंसेक्ट आया, तो अदर कोई कीड़ा मकोड़ा आया, तो वो उसको खींच के अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करती है, मतलब उसको अपना भोजन बनाने की या अपना पेट भरने की कोशिश करती है उसको। सिमिलर जो प्रोसेस है मकड़ी वाला, यही एक तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लागू कर सकते हैं। ऐसा हम मान सकते हैं कि ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें हमें इमेजिन ही करना पड़ता है। तो उसी इमेजिनेशन के बेस पे हम लोग ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। अभी देखिए वैसे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या बता रही थी हमें,
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें क्या बता रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बता रही थी फोर्स के बारे में। किसके बारे में बता रही थी? फोर्स के बारे में। ये देखिए E इज इक्वल्स टू एफ। तो इस E इज इक्वल्स टू एफ के बेस पे हम लोग अगर यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाएं तो वो स्टेटमेंट क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ ए फोर्स एंड वाइस वर्सा। इलेक्ट्रिक फील्ड is the force of electric field is the force is the measurement of force is the measurement of force and vice versa। वाइस वर्सा तो आप समझते होंगे, इसका उल्टा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड फोर्स इज द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें यहाँ से मिला। अब अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। नंबर इसके बाद में अगर हम अगला पॉइंट लें तो उसमें हम बता सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग होगी उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as direction of force। फोर्स के अकॉर्डिंग ही उसकी डायरेक्शन होगी। जो फोर्स कौन सा? जो चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है वो वाला फोर्स। अब अगर हम बात करें इसकी यूनिट की तो इसके बाद में यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट की बात करें तो ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। और एफ क्या है? फोर्स, और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसके बाद में अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी से निकाल लेंगे हम लोग या इससे निकाल लेंगे। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन मतलब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? ML_T-2, ये बन गई, ठीक है। कूलम किसका है? चार्ज के लिए है। तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इंटू टाइम, तो A इंटू टी इज इक्वल्स टू, इनको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? ML और T, ये ऊपर चला गया, एक पावर और इंक्रीज हो गई और ये भी ऊपर आ गया माइनस। तो ये बन गई है इसकी डायमेंशन, ये डायमेंशन हो गई, ठीक है। ये वाली चीज़ हम लोग आज डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका टॉपिक था। अब इसके बाद में और भी काफ़ी सारी, अब जो भी चीज़ें आएंगी वो सब इंटरेस्टिंग आएंगी, उनमें बड़ा मज़ा आएगा करने में, आप लोगों को भी मज़ा आएगा और मुझे भी बताने में मज़ा आएगा। तो लगातार देखते रहें। सारे स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है, आपको बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे डाउट्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके लिए मैं एक नया टॉपिक आपको लेके आऊँगा, जो उससे अगला टॉपिक है, उसमें हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।